नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखनी है अब आपको तैयारी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, इनसे करेंगे बातचीत, जानेंगे कल के बाजार पर क्या रहे स्ट्रैटेजी। साथ ही हमारे साथ आज है एक और खास मेहमान HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा सर, बहुत स्वागत है आपका आज के इस शो में। साथ ही पूरी रिसर्च टीम से भी करेंगे बातचीत, उनके सेक्टर स्पेसिफिक रिसर्च और एक्सक्लूसिव खबर के साथ। सबसे पहले लेकिन बाजार के आज के हाल को जानना और समझना जरूरी है। तो बाजार के लिए आज का दिन रहा बेहद शानदार। मजबूत ग्लोबल संकेतों के बीच और वीकली एक्सपायरी के बीच बाजार में जमकर खरीदारी दिखी और जोरदार उछाल के साथ सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर बंद हुए। सेंसेक्स 960 अंक उछला और 59,885 पर जाकर बंद हुआ। निफ्टी 350 अंक उछलकर पहली बार 17,800 के पार निकला। आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में रिलायंस बैंक और फाइनेंस शेयरों ने बाजार में जोश भरने का काम किया। निफ्टी बैंक भी 850 अंकों की शानदार तेजी के साथ 37,771 के लेवल पर बंद हुआ। FIIs और DIIs की तरफ से आज क्या संकेत मिले समझते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज 358 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज की 1,173 करोड़ रुपए की खरीदारी। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार में आई इस शानदार तेजी की वजह। भारतीय बाजारों ने आज फिर से कमाल ही कर दिया। जी हां, 2-3 दिनों की हल्की फुल्की करेक्शन उतार चढ़ाव के बाद आज जो छलांग लगाई पूछिए मत। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही नए रिकॉर्ड पर पहुंचते हुए दिखे, दिन के दौरान भी और बंद होने के लेवल्स पर भी। पहली बार इतिहास में निफ्टी 17,800 के ऊपर पार निकला भी और बंद हुआ भी, और सेंसेक्स भी लगभग 60,000 से मुश्किल से 40-50 पॉइंट दूर रहा। तो इतनी बेहतरीन तेजी आज बनती हुई दिखी। क्यों? लेकिन कल 2 दिनों की अमेरिका में फेड की बैठक खत्म हुई और फेड की बैठक खत्म होने के बाद अमेरिकी बाजार स्टेबल हो गए। चलो, एक इवेंट निकली, जो कुछ भी फेड ने कहा और जो कुछ भी वो करेंगे बाजारों ने आराम से पचा लिया, कहीं कोई टेंशन नहीं। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि फेड की इस बड़ी बैठक के पहले अमेरिकी बाजार हल्के थे, करेक्शन ऑलरेडी हो चुका था, तो बढ़ने के लिए जगह थी और वही हुआ। दूसरी बात, भारतीय बाजारों के लिए बाजार हल्के, पुट कॉल रेशियो बिल्कुल कंफर्टेबल, 1.15 के आसपास, हल्के बाजारों के लिए बढ़ना आसान। तीसरी बात, 2 दिनों में जो कुछ हल्की फुल्की कमजोरी हुई भी, उसमें FIs की तरफ से कोई खास बिकवाली के आंकड़े आए नहीं। कैश में आए तो वायदा कारोबार में उन्होंने खरीद लिए। तो ओवरऑल घरेलू फंड्स ने खरीदारी की और FIs ने भी बिकवाली की नहीं। और ट्रेडर्स जो हल्के हो चुके थे आज पूरे जोश में आए कि चलिए ठीक है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और इसके बाद जो फ्रेश खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आज शुरू हुई, तो दिन के दौरान जहां खुले वहां से धीमे धीमे बाजार बढ़ते बढ़ते एकदम ऊपर के लेवल पर जाकर बंद हुए, दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास रिकॉर्ड बनाकर। न सिर्फ दिग्गज शेयरों में यानी कि सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में तेजी दिखी, बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो एक्शन शुरू हुआ 2 दिनों से, वहां पर भरपूर तेजी, जबरदस्त खरीदारी, चौतरफा खरीदारी होती हुई नजर आई। तो यानी कि एक ऐसा सेशन जिससे कहीं कोई कंप्लेन नहीं, हर तरफ खरीदारी और दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर, और वो भी पूरा स्क्रीन पर खरीदारी होकर बंद होना, और सारी बुरी खबरों को पीछे रखकर बाजार की नई रफ्तार, नई चाल, नए ब्रेकआउट की तैयारी। अब कल के बाजार पर भी तैयारी समझेंगे अनिल जी से, लेकिन उससे पहले किस सेक्टर में मजबूती थी, कहां पर रही नरमी, समझना है जरूरी। सीधे रुक करेंगे हमारी सहयोगी देवांशी आशर का। देवांश, किस तरह बताएं आज खबरों के दम पर कहां था सबसे ज्यादा एक्शन। जी बिल्कुल, आप देखिए आज एक्सपायरी के दिन बाजार में नए रिकॉर्ड स्तर पर कामकाज होता हुआ दिखा। इनफैक्ट क्लोजिंग भी नए रिकॉर्ड स्तर पर होती हुई दिखी। सारे इंडाइसेस आज हरे निशान के साथ कामकाज करते हुए दिखे। दरअसल आप देखिए कल जो फेड की बैठक होती हुई दिखी, वहां से काफी पॉजिटिव संकेत आए, ग्लोबल मार्केट से सहारा मिलता हुआ दिखा और एक जो अनसर्टेनिटी थी वो दूर होती हुई दिखी। और इसी के चलते हमारे बाजार में भी लगातार एक्शन बनता हुआ दिखा। सारे इंडाइसेस में आज काफी अच्छी खरीदारी बनती हुई दिखी, हरे निशान में कारोबार होता हुआ दिखा। लेकिन सबसे ज्यादा जो आउट परफॉर्मेंस होता हुआ दिखा वो रियलिटी स्टॉक्स से आता हुआ दिखा। सारे रियलिटी स्टॉक्स में आज गेन्स बनते हुए दिखे। इनफैक्ट रियलिटी इंडेक्स 11 साल की ऊंचाई पर कामकाज करता हुआ, और आज निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में 8% से ज्यादा की तेजी देखने मिली है। आप देखिए सारी स्टॉक्स डबल डिजिट में आज ट्रेड करते हुए दिखे। DLF, गोदरेज प्रॉपर्टी, ओबरॉय रियलिटी, शोभा, इन सब में आज भरपूर एक्शन देखने मिला था। इसके साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स, क्योंकि निफ्टी बैंक में आज 800 पॉइंट से भी ज्यादा की मूवमेंट देखने मिली है और निजी बैंक्स में सबसे
से ज्यादा एक्शन था। उसमें भी आप देखिए एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, HDFC बैंक, इन सब में आज अच्छा एक्शन था। सरकारी बैंक्स में भी जो दिग्गज थे वहां पे आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी है। फाइनेंशियल्स आप देखिए जो NBFCs हैं, जिसमें पिरामल एंटरप्राइज, बजाज ट्विंस, इन दोनों में लगातार खरीदारी आती हुई दिखी है। इसके साथ ही HDFC, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इन सब में आज अच्छे गेन्स देखने मिले। और बाकी स्टॉक्स में भी आप देखिए जैसे कि M&M फाइनेंस है, इन सब में आज अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में आज अच्छी खरीदारी देखने मिली। इसके साथ ही आज होटल स्टॉक्स रडार पर थे। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं जो रिवेंज टूरिज्म है, इसके चलते लगातार तेजी बनते हुए दिख रही है। इंडियन होटल्स, EIH, रॉयल ऑर्किड जैसे स्टॉक्स यहाँ पे अच्छे गेन्स बनते हुए दिखे। काफी सारे स्टॉक्स थे जिसमें आज नए हाइज बनते हुए दिखे, 52 वीक हाइज बनते हुए दिखे। उसमें आप देखिए आज वेल्सपन इंडिया था, यूनाइटेड स्पिरिट्स, कैनफिन होम्स, L&T में भी आज 52 वीक हाइज बनते हुए दिखे। इसके साथ ही आप देखिए मेटल स्टॉक्स में आज भरपूर एक्शन बनता हुआ दिखा, यहाँ पे भी तेजी थी। इसके साथ ही अगर लूजर्स की बात करें तो चुनिंदा स्टॉक्स थे जो कि आज लाल निशान के साथ कामकाज करते हुए दिखे। HDFC लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज, नेस्ले, HUL जैसे स्टॉक्स थे जहां पे आज हल्की सी मुनाफा वसूली देखने मिली है, लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स थे जहां पे आज गेन्स बनते हुए दिखे हैं। और कई सारे सेक्टर्स थे जहां पे आज हमने देखा रिकॉर्ड हाइज बनते हुए दिखे या फिर बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने मिली। लेकिन इन ऑल ब्रॉडर मार्केट्स में आज शानदार एक्सपायरी देखने मिली। तो एक बार फिर से बाजार में तेजी का रुख VK शर्मा सर का रुख कर लेते हैं अब। और शर्मा जी बताइए आज के बाजार पर आपकी राय, साथ ही कल के लिए इंट्राडे के तौर पर कौन सा पिक आप देंगे और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर? जी स्वाति जी, सबसे पहले तो नई ऊंचाइयों के लिए सभी जो दर्शकों को बिल्कुल बधाइयाँ। आपके पोर्टफोलियो में भी इजाफा हुआ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये जो विजिट है मोदी जी की अमेरिका के उस सॉइल के ऊपर, ये हमारे लिए नए रंग लेके आएगी। और उनकी जो सप्ताह के अंत में जो मीटिंग होगी मूडीज के साथ, वहाँ से हम अपेक्षा कर सकते हैं कि दिवाली तक हमको शायद एक अपग्रेड मिले, जो एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। अब चलते हैं जो आपने कहा है, आपने पूछा है वो इंट्राडे ट्रेड के ऊपर। तो एक्सिस बैंक है जो मैं एक दिन के ट्रेड के लिए लाया हूँ। 813 रुपये पे लीजिए, 798 का रखिए स्टॉप लॉस, टारगेट आपका रहेगा 839। लेकिन मेरा ये मानना है कि IT स्टॉक्स बेहतर चलेंगे। तो एक IT स्टॉक मैं बता रहा हूँ जो आप पोजिशनल ट्रेड के तौर पे ले सकते हैं। तो IT ट्रेड में KPIT एक ऐसा मिड कैप स्टॉक है जो आप स्मॉल कैप जो आप ले सकते हैं। 348 रुपये पे पोजिशनल ट्रेड है हफ्ते भर के लिए। स्टॉप लॉस रखिए 325 रुपये पे और आपका टारगेट रहेगा 383। क्योंकि जो कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट आए हैं US के अंदर वो अच्छे आए हैं, तो यहाँ पे IT स्टॉक्स कल हमारे अच्छे चल सकते हैं। तो अगर आप एक्सिस बैंक न भी लेना चाहें ट्रेड के लिए, इंट्राडे ट्रेड के लिए, तो आप KPIT में भी उसी स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए आपको ये एक दिन में भी निकलना होगा। तो ये मैंने बता दिया है कल का जो जिस तरह का माहौल रहेगा और उसमें कौन सा सेक्टर चल सकता है। जी सर। तो एक दिन का नजरिया एक्सिस बैंक में रखने की सलाह और हफ्ते भर का व्यू KPIT टेक्नोलॉजीज में रखने की सलाह VK शर्मा जी की। दूसरी एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिन भर सुर्खियों में रहा बजाज फिनसर्व का स्टॉक रिकॉर्ड तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर भी रहा। वहीं ग्रुप की जो दूसरी कंपनी है बजाज फाइनेंस का शेयर भी आज रिकॉर्ड स्तर छूने में कामयाब रहा। देवांशी, आपके पास एक बार फिर आ रहे हैं, क्या हो रहा है इन स्टॉक्स में, क्या खास? जी बिल्कुल, आप देखिए इस हफ्ते में कई सारे स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस देखने मिला है, लेकिन दो स्टॉक्स थे जो कि हैवी वेट्स थे और वहां पे लगातार खरीदारी आती हुई दिख रही है, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। इस हफ्ते ही नहीं लेकिन अगर आप पूरे इस साल देखेंगे तो इस स्टॉक में आपको शानदार रिटर्न्स आते हुए दिखे। इनफैक्ट बजाज फिनसर्व इस साल की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक दुगना होता हुआ दिखा है, करीब 108% तक के रिटर्न्स इस स्टॉक की तरफ से आते हुए दिखे हैं। लेकिन आप देखिए इसमें क्या वजह थी जिसके चलते इतनी बड़ी तेजी आती हुई दिख रही है। बजाज फिनसर्व में 3 कारोबार है, ये एक होल्डिंग कंपनी की तरह से एक्ट करती है और इसमें 3 कारोबार है, बजाज फाइनेंस, इसके साथ ही बजाज लाइफ इंश्योरेंस और बजाज जनरल इंश्योरेंस, और इन तीनों कारोबार में लगातार बढ़त होती हुई दिख रही है। सबसे पहले बजाज फाइनेंस पर आप नजर रखें, जिस तरह से अनलॉकिंग होती हुई दिखी है, इसके चलते ओवरऑल फाइनेंशियल्स में जो मांग है वो बढ़ती हुई दिखी है। NBFCs को काफी फायदा मिलता हुआ दिखा है और जो असेट क्वालिटी है उसमें लगातार सुधार देखने मिला है, क्योंकि कलेक्शन एफिशिएंसी में हमने देखा है कि अनलॉकिंग के चलते काफी ज्यादा सिचुएशन में
सुधार देखने मिला है। इसके साथ ही आप देखिए जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है उनकी मांग में लगातार बढ़त होती हुई दिखी है और क्योंकि रिटेल सेगमेंट में बजाज फाइनेंस का कारोबार है, इसके चलते सबसे ज्यादा फायदा बजाज फाइनेंस को मिलता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल इनकी जो AUM है वो भी आने वाले समय में काफी बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके साथ ही आप देखिए जिस तरह से कंपनी ने एक वॉलेट बिजनेस में शुरुआत की है जुलाई के महीने में, वहां पे लगातार कस्टमर्स जुड़ते हुए दिख रहे हैं। एनालिस्ट का अनुमान है कि FY23 तक करीब 2.5 करोड़ ग्राहक जो है वो जुड़ते हुए दिखेंगे और जो डिजिटलाइजेशन होता हुआ दिखा है उससे आने वाले समय में कंपनी को फायदा मिलता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही अगर जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो ओवरऑल इंश्योरेंस स्पेस में हमने देखा है कि इस साल काफी फायदा होता हुआ दिखा है। प्रीमियम्स आने वाले समय में बढ़ते हुए दिखेंगे और नए ग्राहक भी इनके बढ़ते हुए दिखे हैं। जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे अब बढ़ता हुआ दिख रहा है, स्टडी ग्रोथ देखने मिल रही है। फिलहाल उनका जो मार्केट शेयर है वो करीब 8% के आसपास है। सिमिलर केस आप देखिए इनके लाइफ इंश्योरेंस कारोबार में भी देखने मिल रहा है। धीरे धीरे अब जो प्रीमियम्स हैं वो बढ़ाने की बातचीत होती हुई दिख रही है क्योंकि क्लेम्स भी बढ़ते हुए दिखे थे, लेकिन अब अगर जब प्रीमियम्स बढ़ेंगे तो इस कंपनी को भी फायदा मिलता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही आप देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हाल ही में कंपनी को म्यूचुअल फंड के लिए भी सेबी से मंजूरी मिल चुकी है। आने वाले समय में कंपनी का म्यूचुअल फंड भी लॉन्च होता हुआ दिखेगा और ये भी लिस्ट होता हुआ दिख सकता है और इसी के चलते आप देखिए इस स्टॉक की जो वैल्यूएशंस हैं उसमें लगातार बढ़त होती हुई दिख रही है। जितने भी एनालिस्ट हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि FY23 में AUM जो है उसमें करीब 20 to 23% तक की ग्रोथ देखने का अनुमान लगाया जा रहा है। मुनाफे की बात करें तो यहाँ पे करीब 30 to 40% तक की ग्रोथ देखने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके साथ ही जैसे मैंने कहा कि इनकी जो असेट क्वालिटी है वहां पे सुधार देखने मिल सकता है। म्यूचुअल फंड कारोबार में लगातार सुधार देखने मिल रहा है, तो इनके जितने भी कारोबार हैं वहां पे हम देख रहे हैं लगातार ग्रोथ आती हुई दिख रही है और इसी के चलते इनके वैल्यूएशंस को फायदा मिलता हुआ दिखेगा। और आप देखिए बजाज फिनसर्व जैसे मैंने कहा इस साल में 100% तक के रिटर्न्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। इस पूरे साल की बात करें YOY बेसिस पर तो 227% तक के रिटर्न्स केवल बजाज फिनसर्व की तरफ से आते हुए दिखे और बजाज फाइनेंस में भी हमने बड़ी तेजी देखी है, लेकिन ये वजह थी जिसके चलते गेन्स देखने मिले हैं। शुक्रिया देवांशी जानकारी के लिए। शर्मा जी, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में क्या किया जा सकता है? कि ये ट्विंस ऐसे हैं कि जिनका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है, इनका ग्राउंड वर्क बड़ा अच्छा है, ये हर पॉइंट पे मौजूद है और इंटर रिलेटेड है। वो एक होल्डिंग कंपनी है तो बजाज फिनसर्व, जिसके और भी बिजनेसेस हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों ही में बना रहना चाहिए क्योंकि अगर इंडिया की अपग्रेड होती है जो एक समय की बात है तो फाइनेंस कंपनीज बहुत अच्छा करेंगी, PSUs भी अच्छा करेंगी और इस तरह का फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है उसके हिसाब से तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो मैं समझता हूँ कि जो चीज़ बिगड़ी नहीं है उसको आप बने रहे उसके साथ, उसका भरपूर फायदा कीजिएगा। जी चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और एक्सक्लूसिव खबर का रुख कर लेते हैं। पीरामल ग्रुप जल्द ही DHFL के लेनदारों का बकाया चुकाएगी। एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे साथ जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल है। स्वाति, कितनी बड़ी खबर है DHFL के लेनदारों के लिए और ये बकाया चुकाने का जो पूरा एक प्रोसेस है वो किस प्रकार आगे बढ़ेगा? जी हाँ, पिरामल ग्रुप के लिए एक बड़ी खबर सूत्र में बता रहे हैं कि पिरामल ग्रुप जल्द चुकाएगा DHFL के लेनदारों का बकाया। SBI के नेतृत्व में जो क्रेडिटर्स हैं उनके बीच में साइन करेंगे डिबेंचर ट्रांसफर एग्रीमेंट और ये बहुत जल्द होने की उम्मीद है। डील के तहत 12,700 करोड़ रुपए अपफ्रंट कैश पेमेंट होगा फ्रॉम पिरामल। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। ये एक डील क्लोजर के रूप में आ रही है, ये एक बड़ी राहत है एक्चुअली और पिरामल के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्रांजैक्शन के बाद DHFL के सारे एसेट्स पर अब पिरामल का राइट हो जाएगा और अगर हम देखें तो पिरामल ग्रुप की रीच इस एक्विजिशन के बाद बहुत बढ़ जाएगी। रियल एस्टेट सेक्टर अभी काफी बज में है, बूम कर रहा है और उसका इफेक्ट सीधा सीधा जो रिकवरीज आ रही हैं और जो कलेक्शन हो रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं इस वक्त और वो बेनिफिट करेंगे पिरामल को। तो ये अच्छी खबर पिरामल ग्रुप के लिए और ये एक बड़ा ट्रिगर होगा देखने लायक अगले कुछ दिनों में। हमने कंपनी को लिखा बट उनका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। बहुत शुक्रिया स्वाति। तो पीरामल ग्रुप के लिए बड़ी खबर पर डिटेल्स देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और शो के खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का वक्त हो गया है।
एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा हमारे साथ है शो में शामिल। सर बताइए कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां? स्वाति जी, पहले तो सेगमेंट के दर्शकों का स्वागत कर ले, नमस्ते। और कल का जो ऑप्शन मैंने दिया था रिलायंस का, उसका टारगेट आपका हो गया है। और दूसरा जो स्टॉक आरती इंडस्ट्रीज था वो वहीं पे ही है, नीचे बिल्कुल नहीं गया है। तो लेकिन आपकी ये राय कि आप इस ऑप्शन को कल तक निपटा दें, इसको फर्दर कैरी फॉरवर्ड न करें जी। अब आज के जो ऑप्शन हैं वो दो स्टॉक हैं। एक तो वो जो अभी तक लगातार अच्छा कर रहा है, जिसके मार्जिन बढ़ रहे हैं, वो है दीपक नाइट्रेट। तो उसके अंदर आपकी सलाह मैं ये दे रहा हूँ कि 2500 कॉल आप ले सकते हैं 46.50 पे, स्टॉप लॉस रखिए 30 रुपए का, उसका टारगेट रहेगा 66 रुपए। और दूसरा जो स्टॉक है वो है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस इसलिए भी अच्छा लग रहा है अभी कि उसके अंदर नया एक ब्रेकआउट आया है। 1760 की कॉल आप ले सकते हैं 17 रुपए पे, 11 रुपए का स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका रहेगा 29 रुपए। ये स्टॉक इसलिए भी अच्छा कर सकता है क्योंकि जो नतीजा है यूएस में भारतीय लिस्टेड कंपनी के, वो अच्छे आए हैं और यहाँ पे भी आप बढ़ोतरी देखेंगे कल। तो आईटी सेक्टर कल का लीडिंग सेक्टर हो सकता है जी। धन्यवाद। आइए अब जानते हैं कल के बाजार पर क्या रखें आप तैयारी, और बाजार के लिए अहम संकेत अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 250 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे, यानी कि मजबूती वाला सेशन रहेगा अमेरिका में, ये उम्मीद है। देखते हैं क्या कुछ होता है। थोड़े वोलेटाइल तो वहाँ के मार्केट है ही, तो वो और साथ ही डाउ फ्यूचर्स दोनों थोड़ा डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा डायरेक्शन हमें पता है और वो है मजबूती का। 17,575 17,625 50 पॉइंट की ये रेंज अब मजबूत सपोर्ट हो गई, आसानी से टूटने वाली है नहीं। ऊपर 17,800 के ऊपर बंद हुए, ऐसे कोई खास लेवल अब ऊपर है नहीं, लाइफ टाइम हाई पर हैं। ब्लू स्काई जोन जिसे आप कह सकते हैं 18,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, वहाँ जाकर बाजार रुकने की कोशिश करेंगे। 17,950 18,000। बैंक निफ्टी 37,800 के आसपास बंद हुआ है और ये ब्रेकआउट के लेवल के बेहद करीब है। नीचे की तरफ 37,300 37,400 मजबूत सपोर्ट, 38,000 38,100 हल्की सी रुकावट है। उसे पार करने के बाद 400 पॉइंट की तेजी और 38,500 तक बैंक निफ्टी की बन सकते हैं। इसी पर आपको फोकस करना है। तो कल के बाजार पर समझिए आपने तैयारी क्या करनी है। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। चलिए कल का ऑप्शन देखने से पहले बात करेंगे हम सुमित बगड़िया से। एक बार आज के खास मेहमान वीके शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। शर्मा जी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहां पर रखी जा सकती है? जी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी रखी जा सकती है ट्रांसपोर्ट बिजनेस के ऊपर, और यहाँ से जो कंपनी मैं चुन के लाया हूँ वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। ये वो कंपनी है जो एक्सपर्ट है सेकेंड हैंड ट्रक्स के अंदर डील करती है, और ये भी आप देखेंगे कि ये जो आने वाले समय के अंदर जो सेकेंड हैंड ट्रक्स की डिमांड और ज़्यादा बढ़ रही है, बिकॉज बहुत सारे जो ट्रक्स हैं अभी स्क्रैपेज पॉलिसी के अंदर जाएंगे और उनकी जगह जो ट्रांसपोर्टर्स हैं छोटे वाले, वो सेकेंड हैंड ट्रक लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। कम कैपिटल में उतना ही ज़्यादा वो रेवेन्यू कमा सकते हैं उस वजह से। तो ये पिछला क्वार्टर इनका खराब था, करीब इनको जो नेट एनपीएस जो थे इनके 4.2% से बढ़ गए 4.7% आ गए थे। कारण यही था कि लोग रिकवरी के लिए नहीं जा सके, और मई महीना तो बहुत ही खराब था, 95 करीब 84% रिकवरी थी, जो अब 95% के ऊपर आ गई है। तो ये वर्स्ट इज बिहाइंड, ये हम कह सकते हैं। ऊपर से कंपनी का जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो 23.3% है, जो बहुत ही अच्छी है। जैसे जैसे और बिजनेस में पैसा लगेगा तो इसके जो मार्जिन है वो बढ़ेंगे। तो हमारा अनुमान ये है कि करीब 9% तो रेवेन्यू के अंदर नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर ग्रोथ होगी, और बैलेंस जो इसका नेट प्रॉफिट के अंदर आप ग्रोथ देखेंगे वो करीब 23% सालाना आप देख पाएंगे। तो ये अच्छा स्टॉक है, और फिलहाल आप करंट लेवल के ऊपर 1382 है, नीचे जाता तो एवरेज करें, पर अगर हमने 1382 भी लिया तो भी हमारा टारगेट करीब 6 से 9 महीने में करीब 1634 रुपए का है, जो आपको लगभग 18% के रिटर्न देता है। तो इसके साथ आप जाएं और इकट्ठा करें आराम से। धन्यवाद, जय हिंद। तो लंबी अवधि की खरीदारी फंडामेंटल पिक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे करने की सलाह वीके शर्मा जी की। आइए अब कल का ऑप्शन देखते हैं।
चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हमारे साथ है। सुमित जी, बहुत स्वागत है। कल के लिए कहाँ रखी जाए ऑप्शन स्ट्रैटेजी? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। देखिए, ऑप्शन स्ट्रेटेजी में 2 ऑप्शन है मेरे पास। पहला ऑप्शन है बजाज ऑटो का, जिसमें तेजी करके 3800 का कॉल लेने का सलाह रहेगा। बजाज ऑटो का 3800 का कॉल 65 के आसपास खरीदारी करें, 50 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में टारगेट बनेगा 80 रुपए से लेकर 90 रुपए तक का। और दूसरा जो स्टॉक है वो है मेटल सेक्टर का, जिंदल स्टील। पूरा मेटल सेक्टर मजबूत लगता है, तो मेरे को लगता है जिंदल स्टील यहाँ से अच्छा मूव दिखाना चाहिए। तो 370 वाला कॉल 11 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 8 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में टारगेट बनेगा 15 रुपए से लेकर 18 रुपए तक का। जिंदल स्टील 370 का कॉल 15 से 18 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। नीचे में स्टॉप लॉस 8 रुपए का। बहुत शुक्रिया सुमित जी, हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने कल के लिए बताई। इसी के साथ इस शो में बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।